सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो आज हम जो डेरिवेशंस करने वाले हैं, सबसे पहले अपने जो सबसे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तीन लॉस है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-lussac लॉ। अपन इन तीनों लॉस को आज पहले प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ में बताया गया था, इन तीनों लॉ के आपने ग्राफ पढ़े होंगे चैप्टर में। अपन यहाँ डेरिवेशंस और प्रूफ्स कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर में पढ़ा होगा बाकी सब कुछ ग्राफ वगैरह। तो चार्ल्स लॉ में हमको ये बताया गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमको चार्ल्स लॉ में बताया गया है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अपन ने पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला अपने प्रेशर का निकाला था, 1/3 n रो v स्क्वायर का एवरेज। ये फॉर्मूला अपने प्रूव करा है प्रेशर वाला, है ना। मतलब प्रेशर वाला आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, है ना, चैनल पे भी अपने करा है। ठीक है, तो ये प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है 1/3 n रो v एवरेज का स्क्वायर, v स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसकी मदद से इसको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं ना, तो सेम ही रहना है ना। अब अपन शुरू करते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 2, 2/3 अलग कर दो, n कर दो अलग, रो कर दो अलग, है ना। ये अपन ने यूज कर लिया, ये आ गया, ये आ गया, n रो। इतनी चीजें हम लिख चुके हैं, है ना। अब मैं एक चीज अपन ये भी कर सकते हैं ना, मैं रो को ओपन करके लिख देता हूँ। यहाँ रो था, रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम करके लिख सकता हूँ। चलो ये चीज अपन ने और कर लिया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या क्या लिख दिया, ये 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, n लिख चुके हैं और रो नहीं। अपन को तो अपने रो को ओपन कर लिया, तो क्या 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 बचा है लिखना। अब बस एक काम करते हैं, ये नीचे वाला जो 2 है उसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, सब कुछ मल्टीप्लाई में 1/2 m, ये वाला और ये वाला स्क्वायर वेलोसिटी वाला। ये भी अपन ने लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। नीचे जो वॉल्यूम बचा उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी है, स्क्वायर वगैरह जो एवरेज पे लगी हुई है, नॉर्मल वाला वॉल्यूम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो ये सब मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली, सब कुछ हो गया ना। ये वॉल्यूम भी ऊपर ने लिख दिया, सब कुछ लिख लिया। अब अपन एक काम करते हैं, 2/3 n बाय v। ये क्या है मेरी, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ पे पर ये अपना v स्क्वायर कुछ इस तरह से, v स्क्वायर का एवरेज है तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही इन शॉर्ट एवरेज वाला, तो वो होती है ये काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। चलो अब हाँ, हमने इस चैप्टर में एक करा था डेरिवेशन, विच में कल ही करा था ना, जिसमें अपना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने प्रूव करा था हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, 1/2 kT जितनी। जब 1/2 के अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो अपन ने करी थी ना, 1/2 kT जितनी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बटी हुई रहती है एनर्जी। अब 1/2 kT जितनी थी, अपना फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कल वाली वीडियो देखिएगा, जनरल फॉर्मूला क्या निकला था, f/2 kT। फिर s की जगह पर f की जगह अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में डायरेक्ट f/2 kT लिख दो आप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दो 2/3 n by v। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह कोई सा भी, मतलब अब f की जगह मैं क्या वैल्यू डालूं यहाँ पे तो ऐसा वो मैटर नहीं करता मैं f की जगह क्या वैल्यू डालूं, क्योंकि हमको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखनी है यहाँ पे। तो मैं एक काम करते हैं, f की जगह 3 डाल देते हैं, मोनोएटॉमिक के लिए लिख लेते हैं 3/2 kT। अगर आप कुछ f भी लिखो यहाँ पे तो f उससे कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि हमको हमें वैल्यू के हमको उससे मैटर नहीं है। हमको तो देखना है कुछ कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है और किन किन चीजों पे अपना डिपेंड कर रहा है ये। तो मैं v को वहां ले जाता हूँ, v को वहां ले जाओ, डिवाइड में v डिवाइड v यानी वॉल्यूम वाले को वहां ले जाओ। ठीक है जी, 2/3 है ना, n 3/2 kT। अब यहाँ पे देखो, अब क्या क्या कांस्टेंट है, अभी देखो, अब ऐसे तो आपको दिख रहा होगा 3 कट रहा है, बट वो सब उससे तो काट भी तो अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को मतलब है किन किन चीजों में डिपेंडेंसी हमको देखने को मिल रही है। हमको सिर्फ डिपेंडेंसी मतलब है, 3 नहीं भी लिखते हैं, लिख देते हैं आप, क्योंकि वैसे भी वो तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, हमको सिर्फ डिपेंडेंसी देखनी है। ठीक है, अब जो चार्ल्स लॉ होता है ना, इसकी कंडीशन होती है कि प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है ना, इसमें इसकी कंडीशन होती है कि प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट, तभी जाके अपना v प्रोपोर्शनल टू t होगा। ठीक है, तभी जाके v प्रोपोर्शनल टू t होगा। ये सारी चीजें आप आइडियल गैस इक्वेशन से भी देख सकते हो, बट वो बात की बात हो, इन्हीं लॉ की मदद से, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गay-lussac लॉ से ही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो अभी अपन उन लॉ का अभी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि वो तो इन्हीं से ही बनी थी ना, तो उसका कैसे मैं यूज करूं उनको दिखाने के लिए, तो वो तो अपने को बनानी है उल्टा आखिरी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, जिन जिन पे मैं लाइन कर रहा हूँ वो कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, 2/3 वैल्यू है कांस्टेंट, 3/2 वैल्यू है कांस्टेंट, f भी लिखते तो भी f/2 तो कांस्टेंट ही रहता है ना, वो भी वैल्यू रहती है, f भी वैल्यू ही है ना,
एफ बी वैल्यू ये, एन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अपन कितने बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की नंबर है ना एक तरह से मॉलिक्यूल्स का, तो वो भी कांस्टेंट ही माना जाएगा। ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका तो नाम ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट ही 1.38 into 10 to the power -23 होता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। बचा क्या, v अपना है, v और t, और मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब v और t एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि उन बाकी सारी चीजों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो कौन कौन सी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है भाई, किससे अपने को फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ से फर्क पड़ रहा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब क्या क्या चीजें डिपेंडेंट कर रही है भाई, किसके चेंज होने से यहाँ पे v बदलेगा तो t बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, तो यही तो हमको पता है कि v प्रोपोर्शनल टू t, तो ये हमारा पहला लॉ प्रूव हो गया। कौन सा, चार्ल्स लॉ, नोट कर लीजिए। अब अपन आगे का लॉ प्रूव करते हैं, ठीक है, चलो अब हम आगे का लॉ प्रूव करते हैं। चलो सबसे अब अपना अगला लॉ है, अगला अपन लॉ प्रूव करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अपन गे लोसेक लॉ प्रूव करते हैं, ठीक है, 3 लॉ है, एक अपना हो गया, अब अपन प्रूव करते हैं गे लोसेक लॉ, जिसमें हमको बताया गया था, अगला अपना लॉ है गे लोसेक लॉ, गे लोसेक्स लॉ, जहां पे हमको इस लॉ में बताया गया है कि मेरा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, तो चलो ये अपना लॉ है, इसको अपने को प्रूव करना है। अब मेरा P का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 n रो v स्क्वायर का एवरेज, ये अपन ने फॉर्मूला देखा। अब मैं क्या कर सकता हूं, चलो मैं इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है देखना। अब इस फॉर्मूले में क्या कंडीशन होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, कोई कंडीशन देखी है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, वही अपन रो को वापस मास बाय वॉल्यूम लिख लेते हैं, और ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, स्क्वायर वाली जो है ना, v स्क्वायर और एवरेज वाली वेलोसिटी और नीचे वाला वॉल्यूम, ये अपनी इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं अपन, p और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t करना है ना, तो p v है ना, v को वहां ले जाओ, p v हो जाएगा, ये वॉल्यूम है, ठीक है, v वाला, n m बचे हुए को लिख दो। अब अपन एक काम करना है, वापस 2 से ऊपर नीचे करो, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मैंने करा हुआ है ना, वैसे ही अपन कर रहे हैं यहाँ पे भी, ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, बीच में नीचे मल्टीप्लाई, सब कुछ मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे करो 2 से। अब एक काम देख, अब सारे काम को जमा देते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं अपन, फिर से जिसे बनाई थी ना 1/2 mv स्क्वायर करके, जो उसके अलावा लिख लो 2/3, उसके अलावा वाली टर्म्स अपन लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बना लेंगे, उसके अलावा वाली टर्म्स क्या है, 2 ऊपर, हमको नीचे वाला 2 से मतलब है ना काइनेटिक एनर्जी बनानी, तो ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 3, ये अपने लिख दिया, ये हो गया, और 1/3 हो गया, और क्या लिखना है, अब n लिख दो, है ना, m लिख दो, नहीं m तो यूज होगा ना, बस 2/3 n। अब बचा क्या, ये 2 बचा नीचे वाला, और m v, ये v स्क्वायर, m v स्क्वायर का एवरेज, सारी टर्म्स यूज हो गई, तो ये मेरा आ गया 2/3 n काइनेटिक एनर्जी के, ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी, बताया मैंने अभी आपको 1/2 mv स्क्वायर, या मतलब है तो ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर बट एवरेज वाला है, वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, इससे काइनेटिक एनर्जी बन गया, सही है। अब क्या कर सकते हैं अपन आगे, अब मैं क्या करता हूं, वापस वही काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 kT, f/2 kT जनरल फॉर्मूला आया था, तो मैं यहाँ पे f ना भी लिख, f को कुछ ना भी मानूं, या मैं मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ, कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, नहीं भी मानूंगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, f भी लिखोगे तो वो तो नंबर ही, हमको तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह देखनी है, तो वैसे वो माना तो कांस्टेंट ही जाएगा, है ना, f भी, या कोई नंबर लिख दो तो भी कांस्टेंट ही माना जाएगा, सही है। तो f/2 kT, सही है, f/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जब अपन डिराइव कर रहे थे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, आई होप आपने पढ़ा होगा, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो जनरल फॉर्मूला ये आएगा, फिर अपन ने f की जगह 1 रख के कहा था 1/2 kT, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला है f मतलब 3/2, अपन f की जगह 3 ले लेते हैं, मोनोएटॉमिक का केस ले लेते हैं, उसके लिए f 3 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, जरा एक बार नजर मारना, 2/3 नंबर है, देखो लाइन मार रहा हूं जिन पे कांस्टेंट है, जो 2/3 कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे, 3/2 कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, अच्छा बचा ही कुछ नहीं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कुछ बचा ही नहीं ना, थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है, बस और कुछ बचा ही नहीं ना, और कुछ बचा ही नहीं, तो देखो दूसरा लॉ भी प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए, आगे चला जाए, ये हो गया। अब आखिरी अपना बॉयल्स लॉ को प्रूव करते हैं, चलिए, अब आखिरी अपना जो लॉ है बॉयल, अब आखिरी बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे,
नॉर्मल पहले पी का फॉर्मूला लिखिए 1/3 एन रो वी स्क्वायर एवरेज। वहां पे सही वाला फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 एन रो को मैं ऊपर करके लिख देता हूं मास बाय वॉल्यूम, है ना, वी है ना, ये अपना वी स्क्वायर का एवरेज। अब भाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, आप देख रहे हो स्टेप्स थोड़ी रिपीट होगी तो आपको इजी रहेगा याद रखने में, ठीक है। तो वापस वही लिख लेते हैं, है ना, ऊपर नीचे 2 से कर दीजिए, वापस काइनेटिक एनर्जी बनाइए। वापस अगर अपन काइनेटिक एनर्जी बनाए यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी बना लीजिए, मतलब देखो 1/3 एन नहीं एम तो चाहिए रहेगा ना बाय वॉल्यूम, 1/3 यूज हो गया, एन यूज हो गया, वॉल्यूम यूज हो गया, ये 2 यहाँ पे लिख लीजिए, 2/3 कर दीजिए, ये भी यूज हो गया, बचा क्या 1/2 मतलब सिंपली 1/2 बचा, एम बचा और वी का स्क्वायर बचा, ये नहीं ये वाला टर्म, सारी टर्म्स अपनी यूज हो गई। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये हो गया 2/3 एन बाय वी और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई सिंपली, सही है। अब काइनेटिक एनर्जी को वापस अपन 3/2 kT लिख सकते हैं, F/2 kT से 3 ले लेते हैं अपन, एन बाय वी 3/2 kT, 3/2 kT है ना। क्या कर सकते हैं अपन और, अब ये v को वहां ले जाते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, प्रेशर इज इनवर्स, नहीं एक काम करते हैं बच्चों वॉल्यूम के तो अपने को प्रूव ही करना है ना, तो बाकी सारी चीजें देख लेते हैं कांस्टेंट इसकी, हाँ देखो हो गई ना, देखो 2/3 कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेंपरेचर है, कंडीशन है कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट हो गया, है ना, है ना। ये भी देखो 2/3 कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, kT पूरा कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, बचा क्या v बचा, v भी डिनोमिनेटर में बचा तो p यानी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये अपना मेरा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया, तो देख लीजिए ये तो अपना लॉ होता है, नोट कर लीजिए। चलो तीनों लॉज अपने प्रूव हो गए, अब इन तीनों की मदद से हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। चलो इन्हीं तीनों की मदद से आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी, पता है। अब इन तीनों की मदद से मैं आइडियल गैस इक्वेशन बनाना चाहूं तो देखो पहला अपना क्या था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या आया था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। चार्ल्स लॉ में हमने प्रूव करा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और गेल-लेफ्लैक लॉ में हमने p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये तीनों चीजें प्रूव कर चुके हैं। अब तीनों इक्वेशंस को मर्ज करके हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, इसी तरह हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी, pv इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, ठीक है, कि किसी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना, तो कांस्टेंट तो है ना, तो बढ़ेगा ना, कि अगर मान लो यहाँ कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट, मान लो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो 2 तो कभी बदलेगा नहीं, 2 कभी बदलेगा नहीं, तो ये पीवी भी कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में एक चीज चेंज होगी जबकि दूसरी चेंज होगी, भाई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप इक्वल साइन भी लगा सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई प्रोपोर्शनलिटी ना लिख के पीवी बराबर कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई बच्चा हुआ 1 है, 1 लिखने की मतलब वो है तो मतलब कांस्टेंट ही ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी ये चेंज ही नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो एक तरह से उसके बराबर ही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों चीजें चेंज ही नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी तो बराबर ही रहेगी हमेशा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब क्या होता है, इधर देखो एक बदलेगा तो दूसरा बदलेगा, एक बढ़ेगा दूसरा, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, तो ऐसा मतलब होता है ना प्रोपोर्शनलिटी का। अगर आप ये ध्यान से देखो तो कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होगा, तो ये भी चीज कभी चेंज नहीं होगी, तो जो कांस्टेंट रहेगा हमेशा हमेशा यही वही रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ है, कांस्टेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं ना, तो ये चीज भी कभी चेंज नहीं होगी, तो दोनों हमेशा बराबर वाली स्थिति में रहेंगे, तो प्रोपोर्शनल लगाने की जरूरत क्या, बराबर लगा दो, इक्वल लगा दो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अपन ने वो चीज अपन ने उसको बराबर करके लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब इसको ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू लगा दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि है ना एलएचएस को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों एलएचएस को मल्टीप्लाई कर दिया, और तीनों आरएचएस को कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, मान लो यहाँ वाले कांस्टेंट को मैं C1 मान लूं, ये कांस्टेंट को C2 मान लूं, ये कांस्टेंट को C3 मान लूं, कर दो इसको मल्टीप्लाई, अगर आपको एक क्लियरिटी चाहिए तो, ठीक है, मतलब अब इसे याद रख, आपको याद रहे तो मैं करके बता देता हूँ। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो मैं उस कांस्टेंट को क्या लिख दूं, उस कांस्टेंट को अपन लिख लेते हैं, भाई तीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक और अपने को नया कांस्टेंट मिलेगा, तो मैं बस स्पेलिंग लिख लेता हूँ, एक कांस्टेंट मिल जाएगा नया, तीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब मेरा ये होल पे स्क्वायर था, तो मैं इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 C3 तीन कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे इसको आप ऐसा, हाँ ठीक है, तो कांस्टेंट लिख दिया। अब कांस्टेंट का रूट भी दे दोगे, यहाँ से स्क्वायर है ताकि कांस्टेंट पे रूट भी लगा दोगे तो भी रहेगा, तो वो कांस्टेंट ही। यह हो सकता है कि भाई रूट दे भी दोगे, तो ऐसा मान लो ना कि कांस्टेंट, अभी अपन ने क्या करा, मैं आपको इजी समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बीच बीच में,
तो C1 C2 C3 तीन स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C3 तीनों मल्टीप्लाई करके कैपिटल C एक नया कांस्टेंट मिल गया मुझे। तो कैपिटल C कांस्टेंट पे रूट दे भी दोगे तो वो भी एक नया कांस्टेंट ही बन जाएगा भाई। 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 एक कांस्टेंट है, उसका रूट एक नया कांस्टेंट विच इज 2। तो मान लो यहाँ पे एक C डैश एक नया कांस्टेंट मिल गया, तो है तो वो भी कांस्टेंट ही ना। अब आप सोचो कि भाई कांस्टेंट चेंज होना चाहिए ना, भाई है कांस्टेंट बट चेंज होना चाहिए, तो मैंने लिख के बता दिया। तो pv/t है ना, रूट चला जाएगा तो रहेगा तो वो एक सेकंड, अभी फिलहाल में तो अभी रूट थोड़ी गया है, अभी स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो वही का वही रहेगा। अब रूट दे दो तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा C डैश। तो pv/t मेरा इसके बराबर आ गया। अब फॉर दिस इक्वेशन फॉर गैसेस के लिए हम जो बात करते हैं, मतलब गैस इक्वेशन अपन बना रहे हैं, अब गैसेस की बात चल रही है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा मेरा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम मन से लिख सकते हैं, देखो कांस्टेंट से तो कोई फर्क आता ही नहीं ना इक्वेशन में, तो मेरी मर्जी में कोई सा भी कांस्टेंट लगाओ। तो वहां पे साइंटिस्ट ने यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लगा दिया होगा, क्योंकि उससे तो कोई चेंज आता नहीं, कांस्टेंट हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अपन प्रूव करते करते देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, अब वो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से कोई सा भी लगा दिया, क्योंकि उससे चेंज तो कोई आएगा नहीं इक्वेशन में, तो हमारी मर्जी, मतलब मर्जी के हिसाब से लगाया जा सकता है। और वो रिलेटेड है गैस से, तो अपन ने गैस कांस्टेंट लगा दिया। तो pv/t को पुट करा गया यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तरह r। तो t को वहां ले जाइए, pv बराबर RT। ये मेरी आ गई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल इफ आई वांट टू फाइंड इट फॉर n मोल, तो मैं लिख दूंगा फॉर n मोल्स, तो ये मेरा आ जाएगा n मोल के लिए pv बराबर nRT। इस इक्वेशन से भी आप तीनों लॉस को प्रूव कर सकते हो, बट उन्हीं तीन लॉस से मिलकर इक्वेशन बनी, तो ये इक्वेशन तीनों लॉस को फॉलो भी करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जब हमारा, जैसे हमने वहां पढ़ा था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट nr तो कांस्टेंट रहता है इस इक्वेशन में, तो nRT कांस्टेंट pv कांस्टेंट मिलेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या था, बॉयल्स लॉ। अब दूसरा क्या था, चार्ल्स लॉ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट nr कांस्टेंट। देखो v बचा क्या, जिसमें मेरा हाथ रख दिया, बचे क्या, v और t बचे, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। p कांस्टेंट जब था, nr भी कांस्टेंट है ना। देखो ये तो अपना क्या था, चार्ल्स लॉ, जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट था। तो पहले वाले में तो nRT कांस्टेंट हो गया, तो मेरा बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया था, nr कांस्टेंट रहता है, और पहली वाली की कंडीशन t कांस्टेंट थी, t कांस्टेंट रहेगा, पहली वाली की कंडीशन थी nRT पूरा कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया, pv बराबर पूरा कांस्टेंट, nRT पूरा कांस्टेंट हो गया। वही चार्ल्स लॉ प्रूव करना चाहो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो वहां प्रेशर कांस्टेंट रहता था, तो p कांस्टेंट, nr तो कांस्टेंट रहता है। ये देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, है ना, जिसमें मैंने हाथ नहीं रखा, देखो वो बचे ना दोनों, बाकी सब कांस्टेंट थे जिसमें मैंने हाथ रखा था। तीसरा एक लॉ था आपका p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, गेलियस लॉ, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो nr कांस्टेंट रहता है ना, r तो गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो v nr तीनों कांस्टेंट, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। देखो हो गया कि नहीं प्रूफ, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि v nr तीनों कांस्टेंट, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इसलिए वो फॉलो भी करती है। तो ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे बनी। चलो अब ये अपना गैस लॉस और आइडियल गैस इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट। अब कल का अपना ना, जो अपन ने पढ़ा था कल काफी सारी चीजें, तो उसमें से एक चीज अपने को अगर पढ़नी रह गई है, विच इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके दो फॉर्मूले, उनको डिराइव करते हैं और हो गया, ठीक है फिर, है ना। तो अब अगली हेडिंग है अपनी VRMS वेलोसिटी। VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका नाम होता है। और ये वेलोसिटी किस तरह होती है, रूट मीन स्क्वायर, इसको कहते हैं VRMS वेलोसिटी, जिसमें हम ये वेलोसिटी को निकालने का एक तरीका, जिस तरीके से हमने वेलोसिटी का एवरेज निकाल लिया, तो ये भी वेलोसिटी पे कैलकुलेशन करने जैसा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह होती है, पहले रूट निकालते हैं, फिर मीन निकालते हैं, फिर स्क्वायर निकालते हैं। इसमें पे कितनी में 3-4 वेलोसिटी, मुझे उसकी RMS निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले सबका रूट कर दिया, फिर सबका मीन निकाल लिया, है ना। तो v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, 3 है मान लो, नीचे डिवाइडेड बाय 3, तो रूट कर दिया, मीन कर दिया, बचा क्या, स्क्वायर करना, सब पे स्क्वायर कर दिया। तो ये होती है मैंने तीन वेलोसिटीज की RMS निकाल ली यहाँ पे, तो इस तरह निकलती है, ठीक है। तो मैंने तीनों को ऊपर लिख दिया, पहले रूट लगा दिया, फिर उसका मीन निकाल लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीनों पे स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर VRMS इस तरह आती है। ये इसका मीनिंग था। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। फॉर्मूला हमने पढ़ा था P1/3 n रो V एवरेज का, V स्क्वायर का एवरेज, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 को वहां ले जाओ, 3p, यहाँ पे पहले मान लो n is equal to 1, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी इक्वल टू 1, मान सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, तो मेरा बचा क्या, p is equal to 1/3 रो v स्क्वायर का एवरेज। 3 को वहां ले जाते हैं, है ना, 3 को अगर आप वहां ले जाओ, 3p बाय रो को नीचे ले आओ, 3p बाय रो को नीचे ले आओ, तो ये इस तरह आ गया।
अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर, इसको वो कर दो ना, स्क्वायर रूट लगा दो। दोनों साइड में कर सकता हूँ सेम चीज, 3 को वहां ले गया और रो को नीचे ले आया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, आप लिख लेना डूइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो इस पे स्क्वायर रूट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, पहले ऑलरेडी ऐसी थी, उस पर रूट कर दिया, और इधर 3p/रो का रूट। इसको देखो तो क्या बन गई है, ये क्या बन गई है, इससे मिलाओ, ये अपनी VRMS बन गई है, इसी को तो हम VRMS कहते हैं, √3p/रो। अब ये पहला VRMS का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। 3 फॉर्मूले एक्चुअली अपन निकालने वाले हैं, तो PV = nRT लगाओ यहाँ पे। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मैं p/रो की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, p/रो की वैल्यू पता चल जाएगी, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। तो PV = यहाँ पे n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n होता है गिवन मास बाय मोलर मास, केमिस्ट्री में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, R × T। एक काम करते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं इसको, PV = m, मास को मैं किसी के नीचे भी लिखूं, मोलर मास को कैपिटल M को, मल्टीप्लाई में सब कुछ, तो कैसे भी लिख सकता हूँ, V को स्मॉल m के नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा, स्मॉल m बाय वॉल्यूम, ρRT बाय कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M होता है ना मेरा मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है, मास, अब देखो मास क्या होता है, केमिस्ट्री थोड़ा समझते हैं अपन। मास अगर मैं ग्राम्स में डिफाइन कर दूं, जैसे मैं ऑक्सीजन O2 का मास 32 होता है, अगर मैं उसको ग्राम में कह दूं 32 ग्राम, तो वो हो जाता है मेरा 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स का मास। 1 मोल यानी 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का मास, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास अगर मैं ग्राम में कर दूं तो वो सबका आ जाता है। अगर 32 ग्राम कह दूं तो वो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा, ना कि सिर्फ सिंगल O2 का मॉलिक्यूल का। और अगर मैं 32 ग्राम और अगर मैं 32 U कह दूं, है ना, 32 U या AMU, एक क्यों होती है ना, ऐसे लिख दूं तो ये मेरा 1 O2 मतलब एक सिंगल O2 मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। तो ये इसका रहता है। तो यहाँ पे हम पता है क्या मान के चलते हैं, ये जो मेरा M है ये कौन सा वाला है, ग्राम में है ये मास, है ना, 1 मोल का मास है ये, 1 मोल पूरे मॉलिक्यूल्स का मास है, ये वो वाला है, ये ग्राम वाला मास है ना, पूरे 1 मोल के लिए। याद रखना ये जो मास है कैपिटल है पूरे 1 मोल के लिए, तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना अपन इसको 1 मोल के लिए ले तो उसको ग्राम में डिफाइन कर देते, तो उसको वी कैन से कि भाई ये एक पूरे मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, आप इसको कह सकते हो कैपिटल एम को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप ग्राम में डिफाइन कर देते हो मॉलिक्यूलर मास को तो वो 1 मोल का हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिए भी डिफाइन होता है जब उसको हम ग्राम में लिख दें। तो यहाँ पे वही वाला इसको अपन मान के चलते हैं कि 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स पूरे सबका मिला के वो मास अगर ग्राम में लो तो वो आ जाता है, ठीक है। चलो तो ये आ गया, रो को नीचे ले जाओ, p/रो RT/m, तो ये मेरा p/रो की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दो। तो एक और VRMS का नया फॉर्मूला आ गया, p/रो की वैल्यू डाल दो 3R × T/M। मेरे p/रो की जगह RT/m, RT न्यूमरेटर में था, m डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया, p/रो की मैंने वैल्यू डाल दी, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट के अंदर 3 × p/रो की मैंने वैल्यू डाल दी RT/m। तो इस तरह दूसरा फॉर्मूला आ गया VRMS का। नोट कर लीजिए, लास्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चलो अब आखिरी फॉर्मूले की तरफ अपन चले, तो उसके लिए अब देखो, सबसे पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि R जो होता है मेरा Kb × Na होता है, Kb × Na यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है गैस कांस्टेंट के। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार मैं एक चीज यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मेरा फॉर्मूला भी क्या आया था VRMS का, 3RT/m। अभी आप देखोगे पीछे करके तो आपको मिलेगा ये फॉर्मूला 3RT/m। अपन अभी ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं इसके जस्ट पीछे। तो ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ से R की वैल्यू डाल दो, Kb × Na, VRMS का मेरा एक नया फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, R की जगह डाल दो Kb × Na, Kb यानी K सबस्क्रिप्ट B यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Kb × Na × T। अब एक काम करिए, VRMS 3KBT/m/Na। अब आप समझो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्या करा, Na को उठा के m के डिनोमिनेटर में ले आया, तो वापस पलटा ऑफ फ्रैक्शन, वापस n ऊपर चला जाएगा। तो मैंने मैथमेटिकली कोई मन से चेंज यहाँ नहीं करा है, और ऐसा ही करना रहता है, मन से अपन चेंज नहीं कर सकते। Na वापस ले जाऊं तो यही मेरी इक्वेशन बनने वाली है। तो लेकिन मैं उसको नीचे क्यों लेके आया, क्योंकि मैं ताकि मैं m/Na को एक नई चीज बता पाऊं, तो मेरा फॉर्मूला नया बन जाए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या, मैंने बोला ना m जो है कैपिटल है, मैंने आपको जब भी पहले बताया कि ये मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का।
ठीक है, मेरे मान लो 10 किलो है, 10 किलो मेरे पे एक वैल्यू है, मान लो 10 केजी, मतलब मेरे पे वैल्यू है 10 केजी, और 10 केजी को मुझे 10 हिस्से करने हैं। 10 किलो के 10 हिस्से कितने होंगे, एक एक किलो के 10 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह वैसे ही मेरे पे मास है पूरे एन मॉलिक्यूल्स का, और मुझे हर एक मॉलिक्यूल में बांटना है। एक एन यानी एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और ये होता है टोटल एक मोल का मास, एक मोल का मास और एक मोल में कितने होंगे, तो ये पूरे टोटल का मास, और एक का मुझे हर एक 10 में मुझे बांटना है, तो इतने टोटल का मास और मुझे इतनों में बांटना है, टोटल का मास मुझे इतनों में बांटना है। मैंने एक हाइपोथेटिकल अब एक मतलब एग्जांपल बना के बता दिया। तो टोटल मास और एन मॉलिक्यूल्स में बांटना है, टोटल एक मोल मॉलिक्यूल्स का यानी टोटल एन मॉलिक्यूल्स का मास मुझे एन मॉलिक्यूल्स में ही बांटना है। ठीक है, तो मेरे पे टोटल, ठीक है, इतनी चीजें हैं, इतना टोटल मास है, कैपिटल है, और इतनों में ही मुझे बांटना, इतने में बांटना है। तो कैसे करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो भाई टोटल का मास अगर आप उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे तो हर एक का मिल जाएगा। अगर आपने जैसे 10 किलो को 10 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल गया ना कि हर एक में कितना बटा होगा, 10 हिस्से बन गए होंगे एक किलो के। तो यहाँ पे ऐसे कितने हिस्से बने, तो इससे मतलब इसको डिवाइड करने में क्या मिला, एक हिस्से का मास मिला, तो इसको डिवाइड करने में क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। आप बैक करके देखिएगा, आपको फिर से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह अपना मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह मतलब इस तरह ये आया स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ सिंगल, इसको आप मास के स्मॉल एम भी कह सकते हो, सिंपल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। 3 kBt 3 into बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इनटू टी अपॉन स्मॉल एम यानी मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। नोट कर लीजिए, ये वीआरएमएस के सारे फॉर्मूले हो गए। तो आज का वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।